कक्षा 12 के बोर्ड एग्जाम के परीक्षार्थियों, नागरिक शास्त्र पर जो हमारी कल बात हुई थी, आज उससे आगे बात करते हैं। शीत युद्ध का दौर जो चैप्टर है, उसमें हम देख लेते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न और कैसे प्रश्न और बनते हैं। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराए? 1945 में, अगस्त 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में कौन से देश मित्र राष्ट्र थे? आप जानिए, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये मित्र राष्ट्र थे। ध्रुवीय राष्ट्र कौन से थे? इटली, जर्मनी और जापान, ये तीन राष्ट्र ध्रुवीय राष्ट्र थे। ध्यान रखिए आप लोग जो है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति में कौन सी शक्तियों का उदय हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। शीत युद्ध का वाक्यांश मूलतः संबंधित था किससे? संयुक्त राज्य अमेरिका व सोवियत संघ से। अब बात आती है गुटनिरपेक्ष देशों की बात थोड़ा कर ले हम लोग कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन देखा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो राष्ट्र स्वतंत्र हुए, तो जब दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई थी तो किधर जाए जो स्वतंत्र राष्ट्र थे, तो भारत ने और भारत प्रधानमंत्री ने तय किया कि हम लोग दोनों तरफ नहीं जाएंगे बल्कि गुटनिरपेक्ष रहेंगे और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करेंगे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो संस्थापक देश थे, उसमें भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के अब्दुल नासिर और यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो, ये तीन लोग थे जो है जो विश्व गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक थे। सवाल पूछता कि गुटनिरपेक्षता नीति प्रतिपादक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहां पर हुआ था? 1961 में बेलग्रेड में। फिर सवाल पूछता कि शीत युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्षता की आवश्यकता क्यों पड़ी भारत को? इसलिए कि हम अपनी स्वतंत्र विदेश नीति रखना चाहते थे, हम किसी भी गुट में जाना नहीं चाहते थे। और आज गुटनिरपेक्ष आंदोलन में 120 देश हैं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद सबसे बड़ा संगठन है। शीत युद्ध में जब बात आगे बढ़ती है तो इसका चरम कब आया, ये हम देखना है। और हमें बात करनी है क्यूबा संकट पर। पहले हमें जान लेते हैं कि शस्त्रों की दौड़ में तेजी आ गई जब दोनों के बीच संदेह पैदा हो गया। किसके बीच में? अमेरिका के बीच में और सोवियत संघ के बीच में। तो हम कहते हैं कि अमेरिका सहित जो पश्चिमी गुट है वो नाटो है, और सोवियत रूस सहित जो पूर्वी यूरोप है वो वार्सा गुट है। हमने कल बात की थी कि नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी और वार्सा की स्थापना की गई थी 1955 में। वार्सा को पूर्वी संगठन के देश भी कहा जाता है। 1945 में जब परमाणु परीक्षण कर लिया अमेरिका ने, तो सोवियत संघ ने किया 1949 में, ब्रिटेन ने किया 1952 में, फ्रांस ने किया 1960 में और चीन ने किया 1964 में। यही P5 के देश भी हैं, यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद देश हैं। यानी जो लोग 1964 तक परीक्षण कर लिए थे वो सब परमाणु संपन्न राष्ट्र कहलाए। लेकिन इसके बाद भारत ने 1974 में किया परमाणु परीक्षण, इजराइल ने 1979 में किया, पाकिस्तान ने 1998 में किया और उत्तर कोरिया ने 2006 में परमाणु हथियारों की क्षमता अर्जित कर ली। इस प्रकार इतने परमाणु राष्ट्र हो गए। अब देखिए कि विश्व में अगर इतने परमाणु राष्ट्र हो गए तो समस्याएं कहाँ बनेंगी। हम बात करते हैं बर्लिन के बारे में। बर्लिन की घेराबंदी जो हुई 1949 में, 1949 में बर्लिन की घेराबंदी हो गई। पश्चिमी जर्मनी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देशों के कब्जे में रहा और पूर्वी जर्मनी सोवियत संघ के कब्जे में रहा। दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हो गई। यानी 1949 में जर्मनी का विभाजन हो गया। कब? 1949 में जर्मनी का विभाजन हो गया और जर्मनी के विभाजन से ही सोवियत संघ चरम पर आया, शीत चरम पर आ गया। इसके बाद मामला आता है कि क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में प्रश्न पूछते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट कब की घटना है? 1962 की घटना है। 1962 की। ये घटी क्यों? क्योंकि क्यूबा कहाँ पर है?
अमेरिका के बगल में खाड़ी देशों के बीच में है, जो कैरिबियन खाड़ी है, कैरिबियन देशों की। वहाँ पर क्यूबा में 1959 में फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति हुई और इस क्रांति में सहयोग मिला उसे सोवियत संघ से। सोवियत संघ ने अमेरिका के बगल में अपने परमाणु मिसाइलों को तैनात करना चाहा। जब अमेरिका को उसकी भनक लगी तो अक्टूबर 1962 में अमेरिका ने क्यूबा की सामुद्री नाकेबंदी की घोषणा कर दी, जिससे सोवियत संघ की परमाणु मिसाइल न पहुंच पाए। इस मुद्दे पर लगा कि फिर से तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा और शीत युद्ध चरम पर पहुंच गया। बाद में निर्णय हुआ, राष्ट्रपति जो ख्रुश्चेव थे सोवियत संघ के, उन्होंने आणविक मिसाइल न भेजने का निर्णय लिया और इसके बाद कनेडी ने कहा कि ख्रुश्चेव एक महान राजनीतिक नेता हैं। चलिए बात हम करते हैं कि क्यूबा मिसाइल संकट जब टल गया तो फिर बात आती है कि शीत युद्ध में शिथिलता आ गई, यानी जो दोनों महादेशों के बीच में तनाव था उसमें तनाव शैथिल्य आ गया, जिसे अंग्रेजी में देतांत कहा जाता है। तनाव शैथिल्य को अंग्रेजी में देतांत कहा जाता है। देतांत क्या है? शीत युद्ध काल में महाशक्तियों के मध्य जो तनाव की तीव्रता में कमी आई उसे तनाव शैथिल्य कहा गया। आणविक युग में ये बात समझ में लोग समझ गए दोनों महाशक्तियां कि आणविक युग में यानी परमाणु संपन्न राष्ट्रों के बीच में अगर कोई युद्ध होगा तो युद्ध निर्णायक नहीं हो पाएगा, यानी कोई जीत नहीं पाएगा और विनाश दोनों तरफ होगा। तो इस चरण में तनाव शैथिल्य में कई चरण हुए, जैसे 1962 से 69 का काल, 1970 से 1979 का काल। लेकिन 1979 के बाद जब अफगानिस्तान में सोवियत संघ सेनाएं घुसी तो फिर से शीत युद्ध दूसरा प्रारंभ हो गया। शीत युद्ध दूसरा, जैसा बात करते हैं, शीत युद्ध क्या है कि बिना युद्ध लड़े तनाव की चरम परिणति थी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में थोड़ा सा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो था, हमने बात किया आपसे, जो है कि 1955 में बांडू में इसकी पृष्ठभूमि रखी गई, जिसमें एशिया और अफ्रीका देशों के बीच सम्मेलन हुआ। बांडुंग कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। 1955 में इंडोनेशिया के बांडुंग शहर में एशियाई और अफ्रीकी देशों का शिखर सम्मेलन रखा गया, जिसमें एशिया और अफ्रीका देश सम्मिलित हुए और इन्हीं में पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयास से पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल गयूम नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो ने ये प्रयास किया कि हम लोग गुट निरपेक्ष रहेंगे, यानी दोनों गुटों से अलग रहेंगे और अपनी विदेशी अलग बनाएंगे। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ? 1961 में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में। ध्यान दीजिए आप लोग, इसमें 25 देशों ने भाग लिया था। वर्तमान में गुट निरपेक्ष देशों की संख्या कितनी हो गई है? 120 हो गई है और इसका सम्मेलन लगातार होता रहता है, आज भी चल रहा है। इसके सिद्धांत क्या रहे गुट निरपेक्षता के? कि हम अपने राष्ट्रों के बीच में जो संप्रभु राष्ट्र हैं उनकी समानता, क्षेत्रीय अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता में विश्वास करेंगे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन विश्व शांति सुरक्षा समर्थक हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए विश्वास रखेंगे और ये उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद तथा नव उपनिवेशवाद का विरोध करेंगे। पराधीन राष्ट्रों की स्वतंत्रता का समर्थक रहेंगे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन रंगभेद नीति का विरोध करता है। तो इस तरह से हम देखें, गुटनिरपेक्ष आंदोलन द्वितीय विश्व के दौरान में दोनों महाशक्तियों के बीच में तनाव कम करने में बड़ी भूमिका अदा की और शायद तनाव शैथिल्य जो आया इन्हीं कारणों से आया। इसके बाद हम बात करेंगे आपसे नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की खोज की किसने। इसमें प्रभाव रहा गुटनिरपेक्ष देशों का। 1 मई 1974 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने विशेष अधिवेशन में नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रस्ताव को पारित किया, जिसकी विशेषताएं क्या थी कि विकासशील देश अपनी अर्थव्यवस्था पर संपूर्ण नियंत्रण रखेंगे। विकासशील देशों की कच्चे माल कीमतों में स्थिरता तथा बाजार में उन्हें उचित कीमत प्रदान किया जाएगा। विकसित देशों के बाजारों में विकासशील देशों के व्यापार का वरीयता होगी। इस प्रकार गुटनिरपेक्ष देशों ने विश्व में एक नई अर्थव्यवस्था की मांग की। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे कि शीत युद्ध समाप्त कब हुआ, नेक्स्ट वीडियो में।